हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे ये पहले जानते हैं। अभी 2020 में जो पेरिस में डिफरेंट कंट्रीज़ ने INDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन प्लेज किया था उसका 5-5 साल का टारगेट होता है। तो कहीं ना कहीं 5 साल पूरे हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट को, और ये हम INDC के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो भी एक 1 साइकिल 5 ईयर का पूरा हो गया है, और ये इसलिए हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग आज जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो बेसिक चीज़ जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या। तो पेरिस एग्रीमेंट वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज पे एक ट्रीटी था, और कब अडॉप्ट हुआ था? इट वाज अडॉप्टेड इन 2015 में अडॉप्ट हुआ था, और इट इज़ सक्सेसर टू क्योटो प्रोटोकॉल। यानी कि ये जो एग्रीमेंट था पेरिस एग्रीमेंट, वो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद लाया गया था। द एग्रीमेंट वॉज negotiated by 196 parties at the 2015 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यानी कि ये 196 पार्टी जो UN की हैं उनके बीच निगोशिएट किया गया था। और ये कब किस के तहत किया गया था? ये जो है COP21 कॉन्फ्रेंस। कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ उसको बोलते हैं जब किसी कन्वेंशन के मेंबर आप मिलते हैं, और ये जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन बॉडी जो होती है उस कन्वेंशन की, उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 यानी कि COP21 जो है उसी के तहत पेरिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया था। और जो पेरिस एग्रीमेंट है इट वाज एग्रीड अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि UNFCCC के अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया था। इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन ये है कि US जो है वो ट्रम्प का जब एरा चल रहा था तो ही वॉज नॉन बिलीवर इन क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि क्लाइमेट चेंज से विड्रू कर लिया था। लेकिन जब नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बिडेन, इन्होंने फिर से अनाउंस किया कि ही विल बी पार्टी टू पेरिस एग्रीमेंट। तो अभी ध्यान रखना है कि 2021 में US इज़ नाउ पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट, बट पहले नहीं था, स्टार्टिंग में था, बीच में विड्रू कर लिया था और फिर वापस UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। द गोल इज़ टू कीप राइज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टारगेट है वो पेरिस एग्रीमेंट का क्या है कि जो टेम्परेचर राइज है यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस से कम में रखना। और उससे भी प्रिफरेबल टारगेट क्या है? प्रिफरेबल टारगेट ये है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टारगेट कोशिश करना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इंक्रीज हो। और इसका जो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कब से हम जानेंगे कि कहाँ से 2 डिग्री इंक्रीज? तो वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2100 यानी कि 2100 में जो बढ़ोतरी होगी टेम्परेचर की, वो हमारा टारगेट है कि सिर्फ 2 डिग्री ही बढ़े, और प्रिफरेबली वो 1.5 डिग्री ही बढ़े। ध्यान रखना है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है कि सबसे बड़ा इमीटर कौन है। तो आज के डेट में ध्यान रखना है कि चाइना है। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो US है, लेकिन चाइना इज़ करेंटली हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर कलेक्टिवली। ध्यान रखना है कलेक्टिवली, यानी कि अगर पूरे कंट्री का कलेक्टिवली देखें तो।
और वो शेयर क्या है 30% ऑफ ग्लोबल इमिशन जो हो रहा है। उसके बाद जो है यूएस इमिट करता है, और उसके बाद अगर कलेक्टिवली देखा जाएगा तो ईयू इमिट करता है। अगर ईयू को निकाल दें तो इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इमिटिंग ग्रीन हाउस गैस कलेक्टिवली, यानी कि इंडिया का अगर पूरे पॉपुलेशन पूरे कंट्री का इमिशन देखा जाएगा तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर पर कैपिटा देखेंगे ग्रीन हाउस इमिशन इंडिया का, वो काफ़ी लोएस्ट है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पे जो कंज्यूमर का कंज्यूमिंग पैटर्न है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है, बहुत यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत लो है, तो ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो काफ़ी लो है पर कैपिटा, ध्यान रखना है। तो यानी कलेक्टिवली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है, लेकिन पर कैपिटा वाइज काफ़ी लोएस्ट प्लेस्ड है। कंट्रीज प्लेस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसी की बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट कंट्री हैं, यानी कि जो 196 पार्टी हैं पेरिस एग्रीमेंट के, उनमें एक ऑब्लिगेशन दिया गया है कि हर कंट्री को एक टारगेट सेट करना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो यूएनएफसीसी नहीं डिसाइड करता है कि किस कंट्री को कितना टारगेट करना है। वो हर कंट्री अपना वॉलंटरी बेसिस पे बोलेगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है इस टाइम तक, और इन सभी कंट्री को ये सबमिट करना था। और जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है वो 5 साल का ही टारगेट उसमें दिया जाता है, यानी कि हर 5 साल पे टारगेट लंबा भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, लेकिन हर 5 साल पे रिव्यू करने का प्रोविज़न है। और ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने अगर टारगेट कह दिया कि हम ये अचीव करना है और नहीं अचीव कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पनिशमेंट होगा। तो ध्यान रखना है कि जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन जो आईएनडीसी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है, उसमें एक बहुत यूनिक टारगेट की बात की जाती है जिसको बोलते हैं 2020 टारगेट। इस 20/20/20 टारगेट्स, तो ये यूजुअली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ देगा 2020 टारगेट्स किससे रिलेटेड है, तो वो पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, इनसे रिलेटेड है। अब ये 3 जो टारगेट हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन बाय 20%, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो उसका जो रिडक्शन है 20% करना। वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो मार्केट है शेयर है उसको 20% तक लाना। और टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी 20% रखना। तो ये पहले तो ध्यान रखते हैं कि पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन रिडक्शन है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट शेयर बढ़ाना 20%, और तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना 20%। अब जो फाइनेंशियल एक सपोर्ट मैकेनिज़्म जॉट आउट किया गया पेरिस एग्रीमेंट के तहत, और उसमें वो क्या है जान लेते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री हैव कमिटेड $100 बिलियन पर ईयर देने के लिए, और इसका जो ये पैसा है वो यूज़ होगा क्लाइमेट मिटिगेशन और एडॉप्टेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डेवलप्ड कंट्री इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम इतना ही पैसा क्यों दें। लेकिन प्रॉब्लम है जो CBDR है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है कि ये UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है कि ये टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके तहत कहा जाता है कि जो हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए एफर्ट करे, लेकिन जो एफर्ट डेवलप्ड कंट्री की तरफ से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि
लॉन्ग बैक अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले इनिशिएट किया। तो कहने के जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री करते आए रहे भी हैं, कर रहे भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडॉप्टेशन का वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो लो इमिशन अभी भी कर रहे हैं, अभी भी पॉवर्टी में है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी पुअर है। तो उस कंडीशन में हम डेवलपिंग कंट्रीज़ या स्मॉल नेशंस को नहीं बोल सकते कि आप क्लाइमेट चेंज को के प्रिंसिपल्स को या क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए जो एफर्ट देना है उसको एडहर करो। तो इसीलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल प्रमोट किया जाता है इस कन्वेंशन में। दूसरा फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिटिगेशन है, यानी कि यही जो फंड है वो मिटिगेशन और एडॉप्टेशन के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा G7 कंट्रीज अनाउंस्ड द US $420 फॉर क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड द लॉन्चिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव क्रूज। ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्रूज क्या है, क्रूज इनिशिएटिव क्या है। तो क्रूज इनिशिएटिव जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है पहला, और दूसरा वो G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और नेक्स्ट जो इसमें कमिटमेंट ये किया गया फाइनेंस के टर्म में कि $3 बिलियन जो डॉलर है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड को दिया जाएगा। और ग्रीन क्लाइमेट फंड जो UNFCCC के तहत बनाया गया था, इसके तहत क्लाइमेट चेंज के एडॉप्टेशन और मिटिगेशन में काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 6। व्हाट आर द आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी के तहत जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट गवर्नमेंट इसी के तहत प्लेस करती हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्टिकल 6 के तहत ही दिया गया है। और इट ऑल्सो हेल्प, जो आर्टिकल 6 है उसमें ये प्रोविज़न है कि ग्लोबल प्राइस कार्बन का क्या होगा वो आर्टिकल 6 डिसाइड करेगा। नेक्स्ट जो है द यूज ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए ग्लोबल प्राइस इन द कार्बन इज दैट इफ कंट्रीज एक्सीड्स देयर NDC एंड दोज कंट्रीज विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर NDC जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, अगर कंट्रीज प्लेस किए हैं और उस टारगेट को फेल हो जाते हैं मीट करने के लिए, तो एक कार्बन के टर्म में प्राइस डिसाइड होगा कि कितना कार्बन इक्विवेलेंट जो कंपनसेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग के मिटिगेशन के लिए वो कंट्री खर्च करेगा। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एवरी 5 ईयर एंड आउटलाइंड इन पेरिस एग्रीमेंट ए प्रोसेस colloquially known as ratchet मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना है कि ये जो रेचेट मैकेनिज्म है वो पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कुछ टारगेट देख लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया जो है वो हमें एग्ज़ाम ओबियसली इंडिया में लिख रहे हैं तो इंडियन पर्सपेक्टिव जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो प्लेस किया है NDC उसमें टारगेट दिया है कब का, 2030 तक अचीव करने का। तो पहला जो टारगेट है वो ये है इम्प्रूविंग इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP, यानी कि इमिशन इंटेंसिटी जो है GDP का कम करना, कितना, बाई 30 to 35%। ये परसेंटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये को 2030 तक रिड्यूस करना है, और जो रिड्यूस करने का रेफरेंस है वो 2005 है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी
टू 40%, यानी कि हम पूरे अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 40% जो फ्यूल है नॉन फॉसिल फ्यूल से लेंगे। कब तक? 2030 तक। तो ध्यान रखना है कि फॉसिल फ्यूल यूजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इमिशन के लिए, और इसीलिए नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सबको प्रमोट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कही गई है। और शेयर जो है वो 40% है। इन्हांसिंग इट्स फॉरेस्ट देयर बाय एब्जॉर्बिंग 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने हैं, यानी सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू, फॉरेस्ट कवर बढ़ा के उसके थ्रू 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है वो ये है कि जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहे हैं यूएनएफसीसी के तहत, वो कहाँ हो रहा है, कौन उसको होस्ट कर रहा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो COP21 है वो 2015 में हुआ और पेरिस में हुआ था, उसी के तहत वो पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था, है ना, पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था। नेक्स्ट जो हुआ था कॉप, वो मराकेश में हुआ था, यानी कि मोरक्को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP23 जो हुआ था बोन जर्मनी में हुआ था। COP24 जो है वो कोटाविच पोलैंड में हुआ था। और COP25 जो है वो माड्रिड स्पेन में हुआ था। COP26 जो है वो, ये ध्यान रखना है कि जो COP26 है वो 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया। अब वो 2021 में होगा, और जो 2021 में होगा उस वो ग्लासगो में होस्ट किया जाएगा, और इसका जो को होस्ट कंट्री है वो इटली होगा। नेक्स्ट जो COP27 है 2022 में प्रपोज्ड है होना, उसको कहा जा रहा है कि वो कांगो और घाना जो है वो रेस में है, और अभी फाइनल डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही कहीं होगा, बट फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। और COP28 जो है वो 2023 में होगा, उसको अबू धाबी या यूएई होस्ट करेगा। तो ये लिस्ट है, ये इसको ज़रूर पढ़िए। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉप कहाँ हुआ था। और ये ध्यान रखना है इससे कि ईयरली कंडक्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो ईयरली कंडक्ट किया जाता है, और हर साल ऑलमोस्ट कंडक्ट किया गया है, लेकिन वो 2020 में नहीं किया गया है क्योंकि कोविड के नाते। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।